हम लोग ने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और उसके बाद ये पता चला है कि जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार है वो ये मानकर चल रहे हैं राजीव जी कि पाकिस्तान के तरफ से कोई बड़ा प्रतिशोध ना हो जाए। और इसको लेकर कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या बड़ा प्रतिशोध होगा, क्या इसी तरीके से ये एस्केलेशन हो सकता है, इसका अंदेशा कितना नजर आ रहा है आज की स्थिति में? साहिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे उसको रिटेलिएशन कहें, मैं तो उसको प्रोवोकेशन कहूँगा, वो ज़रूर होगा। उसका कई कारण हैं। पहला तो मुल्ला मुनीर जो हैं, उनके जो ख़ास मित्र हैं ये सारे टेररिस्ट जो हैं, और जहाँ पे आपने देखा होगा नेशनल फ्लैग में वो कॉफिन्स ढके हुए हैं, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि पाकिस्तान को कितना धक्का लगा है। धक्का ज़रूर लगा है पर समझ उनको अभी भी नहीं आई है और ना ही उनका एटीट्यूड बदला है। मेरे कहने का मतलब ये है, आज अगर फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग आप सुने तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें ये कहती हैं कि और टेरर अटैक्स के चांसेस हैं। तो अगर टेरर अटैक्स और हुए या पाकिस्तान की आर्मी या एयरफोर्स ने कुछ गलतियां की इंडिया की तरफ, तो नेचुरली सिचुएशन बढ़ेगी। इसमें मैं एक और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपने उस पर इशारा भी किया है कि देखिए, ये शुरू होने से पहले, भारत की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारत ने अपोजिशन को तो साथ में रखा था, प्रेसिडेंट साहिबा को भी प्राइम मिनिस्टर खुद जाके पहले भी मिले थे, जैसा कि वो अपना कायदा है डेमोक्रेटिक कंट्री का। पर साथ साथ उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद लीड लेके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे टेलीफोन पे बात की थी इससे आज से पहले। और कल उन्होंने कतर, जो पनाह देता रहा है तालिबान को और हमास के लीडर्स को, उनसे भी बात की और उन्होंने भी कहा कि हाँ, टेरर मस्ट बी एलिमिनेटेड। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश को, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, पुतिन से भी बात की थी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने, तो वो यही कहते कि भाई आप अटैक ना करो। किसी ने नहीं कहा था, हर एक का उनकी स्टेटमेंट्स में यही जिक्र था दैट टेरर कैन नॉट बी टॉलरेटेड। डिफरेंट वर्ड्स में वो उनका संदेश था। और अब जो है भारत ने अपनी तरफ से संदेश दिया है। मेरे को लगता है एनएसए ने अभी हाल ही में कहा है कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर अगर आप प्रोवोक करोगे तो हम जवाब देंगे। सो वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारा संदेश है कि देखिए, हमारा जो हक था वो तो हमको करना था, पर अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगा तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। तो आपके सवाल का सीधा साधा जो जवाब है कि हमको तैयार रहना चाहिए। तैयार इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि इससे पहले कई बार, मैंने उज्जवल निकम हमारे साथ में है, उनको पता है कि 1993 में जो मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे, तब पहली बार यह पता चला था कि पाकिस्तान में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद यहां पर भेजा जाता है कि आप यहां पर आकर अटैक करिए। 2008 में तो भारत की अदालत में इसका जिक्र किया गया था क्योंकि 2 कसाब की पेशी हुई, उसके साथ साथ डेविड कोलमन हेडली की भी पेशी की गई थी भारत की अदालत में और वहां पर भी यह बात कही गई थी। और इसमें से कुछ जो टेरर कैंप्स है जहां पर यह अटैक हुआ है, बरकत सुबान बहावलपुर का, मरकज तैयबा मुरीद के का, जिसकी तस्वीरें हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई, महमूमा जुमा है सियालकोट का, और सर्जल कैम्प है सियालकोट का। इसका जिक्र पहले भी उज्जवल निकम किया गया है, आपने अदालत में इसके बारे में सुना होगा। कब से ये टेरर कैंप चल रहे हैं और इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जाकर इस तरीके से अटैक करना, यह क्या दिखाता है? साहिल जी, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान को पूरी तरह से, मैं पाकिस्तान यानी मैं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की राजनीति वाले, इनको पूरी तरह से मालूमात है और थी कि उनके देश में दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाई जाती है। यह बात सिर्फ मैं कहता ऐसा नहीं है, तो ये बाकायदा ये बात कोर्ट के सामने 12 मार्च 93 का बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल जब चलाई थी मैंने बंबई में, उसी वक्त हमने कुछ एविडेंस ऐसे सबूत पेश किए थे, यानी वहां कैंटोनमेंट,
इस्लामाबाद में कितने अंतर से दूर है, ये एक सबूत हो गया था। दूसरी बात, जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तब उसने मैजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दिया, और इकबाली बयान में अजमल कसाब कहता था कि जब हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था मुजफ्फराबाद और मुरीद के यहाँ, तो हमें 4 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। पहली दौराए सुफा, दूसरा ट्रेनिंग का नाम था दौराए सुमा, और तीसरा ट्रेनिंग दौराए खासा, और लास्ट दौराए रिबाज। ये दौराए रिबाज जो है वहां पूरी तरीके वेपनरीज चलाने की सिखाया जाता था, किस प्रकार से इंटेलिजेंस को चकमा देना, किस प्रकार से हल्ला करना, इस प्रकार का दिया जाता है। दौराए सुफा में मन की ताकत बढ़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। देखो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कैंप है। और अजमल कसाब ने इकबाली बयान में, मैं खुद इस्लामाबाद गया था अजमल कसाब को फांसी देने के बाद, वहां के आर्मी ऑफिशियल्स, और इतना ही नहीं तो वहां के होम मिनिस्टर से हमने बातचीत की थी कि ये कसाब का इकबाली बयान पढ़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बोले नहीं, बोले सबूत दीजिए। फिर सबूत हमने क्या लाया, डेविड हेडली की गवाही ली हमने। डेविड हेडली ने बताया कि लश्कर तोयबा, जिसका नाम अभी जैसे मोहम्मद जमात उद दावा है, ये लश्कर तोयबा और पाकिस्तान के आईएसआई के आर्मी की साठगांठ किस प्रकार है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, सिर्फ डेविड हेडली नहीं कहता। डेविड हेडली ने अपने बयान में कोर्ट में ईमेल करस्पॉन्डेंस प्रोड्यूस किया, जो उसने शिकागो कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया है, और अमेरिका को पूरी ये बात मालूमात है। और इसलिए जो वहां वो ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, ये पाकिस्तान के आईएसआई के ऑफिसर्स आते थे। ये अजमल कसाब को उनका नाम नहीं मालूम था, लेकिन हमने जो ईमेल करस्पॉन्डेंस कोर्ट में प्रोड्यूस, उससे बात साबित हुआ। अभी बड़ी अहम बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा? मैं कहता हूं नहीं करेगा, क्योंकि हमारी कूटनीति देखिए, पहले जो हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत लिमिटेड किया था हमने। ताबूत के जो तस्वीरें वहां से आ रही है, उस पर भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से वहां पर जो रेत चढ़ाए गए वहां पर दिख रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे में उसको लिपटा गया है पूरी तरीके से। जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो यहां पर साफ नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का इसमें हाथ यहां पर साफ नजर आता है। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, आप इस चर्चा में मुझे आपसे एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर पूछना है, क्योंकि इस बार के हमले ये पूरी तरीके से अलग है, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था कि किस तरीके से इस बार पाकिस्तान के अंदर 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने अटैक किया हुआ यहां पर नजर आता है। क्या आपको लगता है कि यह काफी होगा? क्योंकि उज्जवल निकम बता रहे हैं कि 1993 से हम लोग बार बार पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये ठिकाने हैं, इसको नेस्तनाबूद करिए, वो नहीं कर रहे थे। पहली बार 9 ठिकानों पर सीधा हमला इस तरीके से होता है। क्या अब कम से कम पाकिस्तान में ये बातें रुकेगी, या पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है वो रिटेलिएटरी एक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा? देखिए, फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिटेलिएटरी एक्शन जरूर करेगा, जब तक कि उसकी सेना के जो मेन मुखिया हैं, जो उसकी सेना के चीफ हैं, जो उनकी आईएसआई है, जब तक उनको कोई फेस सेविंग फार्मूला या तो मिलिट्री काउंटर अटैक के जरूर ना हासिल करे, या उनकी जो मिलिट्री की जो ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो अब तक बिल्कुल पपेट थी, अब उसको फ्रंट लाके कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स, रिफ्रेन पाकिस्तान, रिस्ट्रेन पाकिस्तान, डोंट एस्केलेट, उसके बहाने से कोई फेस सेविंग फार्मूला निकाल ले। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई फेस सेविंग फार्मूला मिलेगा। तो कुछ ना कुछ मिसएडवेंचर पाकिस्तान जरूर करेगा, और उसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और उसकी हमें काउंटर उसके लिए तैयार रहना चाहिए देश को। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जहाँ तक ये एक्शन है भारत का, ये अपने आप में डिफरेंट है, क्योंकि आपने पहली बार पीओके में जो आप सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, सिंगल स्ट्राइक करते थे, जो आपने बालाकोट में किया, ये अलग है, क्योंकि आपने इस बार जो मेन मुखिया, जहाँ पाकिस्तान का जो पंजाब है, जहाँ से उनकी बल्क ऑफ मिलिट्री आती है, बल्क ऑफ सीनियर मिलिट्री लीडरशिप आती है, जहाँ बल्क कैंप्स हैं, जैसे भावलपुर हुआ, जो कि हम बचपन से सुनते हैं, भावनगर, कि भाई वो तो एक तरह से मतलब वहाँ उनका गढ़ है, वहाँ उनके उनकी मतलब कोर हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ उनका एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा स्टेशन है। तो ऐसी जगह पे, या सियालकोट पे जो उनका बिल्कुल आर्मी बेस है, जो कि जम्मू के ऑपोजिट बिल्कुल, या फिर जो मुरीद के में जिस तरह से स्ट्राइक की है, इसका उसकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि
पॉपुलेशन में भी थोड़ा भय जाएगा, आतंक जाएगा, और पॉपुलेशन अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को जो बैकलैश है उसका फीडबैक देती है, जो कि जम्मू ऑक्यूपाइड JNK से या LOC पर जब हम LC पर जब हम ऑपरेशन रिस्ट्रेन करते थे, या जब हम टेररिस्ट को जम्मू और कश्मीर में उनको टेररिस्ट को मारते हैं, वो पंजाब पे या पॉपुलेशन पर असर नहीं पड़ता, इसका उनकी पॉपुलेशन पर असर पड़ेगा, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर अब भी जो इनके चीफ्स हैं, जो तीनों जैसे मोहम्मद, लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ हैं, अगर वो अभी भी सेफ हैं और जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो इससे किसी तरह बच के निकल जाती है, तो फिर ये टेररिज्म, फिर जो हमारा असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा, इनकम्प्लीट और पेंडिंग रह जाएगा। तो भारत को तो मैं समझता हूं कि इन पे अगर अब फीडबैक लेके फिर से स्ट्राइक करनी चाहिए, फिर से इसी एरिया में जहां शिफ्ट हुए, जहां कहीं भी और कैंप से शिफ्ट हुए, क्योंकि अल्टीमेट एम है कि पाकिस्तान की या तो मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे सामने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और ये कबूल करें कि आगे से भारत की सरजमी पर किसी किस्म की उग्रवाद नहीं किया जाएगा, टेररिज्म नहीं किया जाएगा। और जो POK का मसला है, प्रतिक्रिया जो मेरे सामने यहां पर नजर आ रही है, दुनिया चाहती है कि नेगोशिएशंस हो और दोनों देश एक दूसरे के साथ बैठकर इसके बारे में फैसला करें कि आखिरकार इस पर कैसे रोक लगे। और ये कई सालों से चल रहा है, जब रुका नहीं तब भारत को इस तरीके का कदम यहां पर उठाना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि अब आगे क्या, क्योंकि एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, पिछली बार हमने देखा कि जब हमने एयर स्ट्राइक किए थे उसके दूसरे दिन पाकिस्तान के तरफ से भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी, हमने पूरा वो मंजर देखा था उस वक्त। क्या इस बार भी भारत उसके लिए तैयार है? क्योंकि यहां पर तो मॉक ड्रिल हो रही है, मुंबई से लेकर भारत के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है, लेकिन क्या इस तरीके की कार्रवाई के लिए भारत तैयार है आज की स्थिति में? साहिल जी, जब भी कोई आप वार करते हैं तो प्रति वार के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है और आप तैयार रहते हैं। जो सामरिक दृष्टिकोण से आप ये कभी मान के नहीं चलते हैं कि हमने वार किया है, प्रतिवार नहीं होगा, चाहे हमारा वो वार कितना भी न्याय संगत हो, कितना भी तर्क संगत हो, लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ की लीडरशिप पर। और जहाँ तक पाकिस्तान की लीडरशिप का सवाल है, वो हम लोगों ने देख ही लिया है कि ISI हेडक्वार्टर्स में वहाँ के प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, तो आपके किसी को भी ये शक और शुबा नहीं है कि लीडरशिप वहाँ की पाकिस्तानी मिलिट्री के हाथ में है। ये मिलिट्री की सोच है, और जिस सोच के ज़रिए उन्होंने आतंकवाद की पहल की थी, पहलगाम में जाकर के उन्होंने निर्दोष और जो एक तरीके से के बच्चे हैं, नई नई शादियां हुई हैं, उनको चुन चुन के उनका धर्म पूछ के जिस तरह का वार किया था, वो हमारी देश की आत्मा के ऊपर भी एक वार था। हमारी देश की जो यूनिटी है उस पर भी उन्होंने एक चोट की थी। वो ये लाना चाहते थे, मैं इसको सॉफ्ट बॉम्ब नहीं कहता हूँ, ये भी हार्ड बॉम्ब था कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दे। लेकिन देश ने उसके बाद दिखाया कि हम एक हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया कि जो भी एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की द्वारा वो होगा। लेकिन जो आपने एक मुद्दे की बात कही है कि वार किया है तो प्रतिवार के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं, हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारे सारे तंत्र तैयार हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस से संबंधित हों, चाहे उसको हम सैटेलाइट वो इंटेलिजेंस बोलते हैं, कम्युनिकेशंस की इंटेलिजेंस है, रेडार की इंटेलिजेंस है, या हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इंटेलिजेंस है, या हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की इंटेलिजेंस है, प्लस हमारी जो काइनेटिक्स करती हैं तीनों सेनाएं हैं, और हमारी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है। हम सब सतर्क हैं, एस्केलेशन लैडर तैयार है, हमें पता है कि अगर अगली सीढ़ी वो चढ़ते हैं, अगला पायदान चढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है। तो इस बारे में हमें कोई भी वो नहीं करनी है। आपने देखा सिविल डिफेंस की भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उससे हर नागरिक में चेतना लाई जा रही है कि आप तैयार रहिए किसी भी उस घटना के लिए जो हो सकती है। हमारी एयर डिफेंस सक्षम है कि उसको होने नहीं देगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना वो किसी तरह से पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो हमारी एक एक जनमानस अपने मन से और तन से और अपने तंत्र से एकदम अपने आप को सुनियोजित किए हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे युवकों में चेतना है। 22 अप्रैल को भारत में टेरर अटैक होता है, और उसी रात से पाकिस्तान के तरफ से JF-17 की तैनाती की जाती है लाहौर के आसपास।
यानी पाकिस्तान सोचकर चल रहा था कि भारत की तरफ से इस तरीके का अटैक हो सकता है, और अब देखना है कि क्या सचमुच में पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है क्या। लेकिन सवाल इसके आगे भी है डीके पांडे जी, सवाल इसके आगे यह भी है कि क्या पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आतंकी जमीन है उसको हम उखाड़ देंगे, क्या हम पूरी तरीके से उखाड़ पाए हैं या उसके लिए भी वक्त लगेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम कैप्टन शर्मा नॉट डीके पांडे। एनीवे साहिल, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज आपने ब्रीफिंग में सुन ही लिया होगा, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने वेरी क्लियरली उन्होंने बताया है दैट इंटेलिजेंस इंडिकेट्स दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंग वाज वेटिंग टू हैपन एंड इट विल नॉट स्टॉप हियर, ये इसके आगे और भी हो सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज। 22 अप्रैल को उन्होंने किया, बिल्कुल इनोसेंट टूरिस्ट्स को चुन चुन के उनकी वाइफ्स, मदर, बहनों के सामने उनको अलग करके गोली मारी, और वो भी पॉइंट ब्लैंक सिर के ऊपर। सो व्हाट वाज द मैसेज? दैट गो एंड टेल योर लीडरशिप दैट वी आर हियर एंड नाउ वी हैव टेकन, पूरा संज्ञान लिया गया उसका, आराम से इसको कैलकुलेट किया गया है कि अगर हम ये एक्शन लेंगे तो ये डेटरेंस में आएगा या सिर्फ ये नी जर्क रिएक्शन में काउंट किया जाएगा। तो आप देखिए कि हमने 15 दिन लिए, एक टाइम पे सुबह सैचुरेटेड मल्टी प्रोंग्ड मल्टी डायरेक्शनल ट्राई सर्विस अटैक, तो इसका और निकाला किसको? वी हैव नॉट हिट द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वी हैव नॉट गॉन टुवर्ड्स द पॉपुलेशन, वी हैव ओनली गॉन टू द हॉटबेड ऑफ टेररिज्म, जो कि आप देख लो भावलपुर, मुर्दके, POJK, 9 sites were taken out within a span of 20 minutes. So the message is very clear. नहीं, मेरा सवाल यहीं पर है डीके शर्मा जी, मेरा सवाल यहीं पर है। हाँ जी। क्योंकि हमने इसके पहले भी 2016, 2019 में हमने एक्शन देखा, तब मिलिट्री टारगेट्स थे टेररिस्ट के जरिए, उसका हमने जवाब दिया और वो कैलकुलेटेड एक्शन था एक तरीके से। इस बार हमने उसमें एस्केलेशन किया है और इस बार सिविलियन टारगेट थे और इसका एस्केलेशन करते हुए हमने जवाब दिया। No, I will not, ये एस्केलेशन लैडर में नहीं आता। दिस वाज एवेंजिंग एन एक्ट। ये बदला, देखो हमारा देश है, इनकी एस्पिरेशंस हैं दैट यू नो नोबडी कैन कम टू योर प्लेस एंड किल पीपल, एंड दैट टू आफ्टर यू नो चूजिंग, हर एक से पूछ के कि भैया आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, मतलब ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एंड दिस हैड टू बी अवेंज्ड एंड और रिप्लाई हैज टू बी गिवन। और ये जो जवाब गया है आज सुबह, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और अब वो वहाँ की जो लीडरशिप है, इफ दे डू अनदर मिस्टेक विच आई विल कॉल एज अ मिस एडवेंचर, तो फिर देखिए इससे भी जबरदस्त और जवाब जाएगा। बट लेट्स वेट एंड वॉच that what is their reaction. But let me tell you कि हमारा जो एक्शन जो हमने लिया है वो वेल थॉट आउट है और इट वाज वेरी प्रिसाइज, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी, दैट इज फॉर श्योर। अगर हमने कुछ संजय, हाँ जी, मेजर जनरल संजय मेस्टन, देखिए बार बार सवाल यहीं पर उठता है क्योंकि जिसका मैंने जिक्र किया, डीके शर्मा जी कह रहे हैं कि इसको हम वॉर एस्केलेशन नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हर बार हमने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। उज्जवल निकम उसका जिक्र कर रहे थे कि सालों से भारत को पता है कि वहां पर कहां पर इस तरीके के टेरर कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इस तरीके से हमले नहीं किए गए थे और पहली बार उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है 9 जगह पर एक साथ। क्या आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अब अगली बार कम से कम इस तरीके का टेरर लॉन्च पैड इस्तेमाल करने के पहले वहां पर सोचा जाएगा, क्योंकि अब कहीं पर भी घुसकर हमला हो सकता है। अगर हाफिज सईद के करीबी मारे जा सकते हैं तो कल हाफिज सईद भी मारा जा सकता है। बिल्कुल, पहली बात भारत ने जो किया है वो हमारी नेशनल ड्यूटी थी, हमारा फर्ज था और उसको हमने देश के प्रति निभाया है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट डायरेक्टिव दिया था भारतीय सेना को, वो हमारा फर्ज को हमने बहुत अच्छी तरह पूरा किया है। अब सवाल उठता है कि पहली बात पाकिस्तान कुछ करना चाहेगा कि नहीं। देखिए, हमने तो एस्केलेट नहीं किया, हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। एस्केलेशन अब निर्भर होता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन 2-3 दृश्य जो बार बार दिख रहे हैं, एक तो ये कॉफिन्स जो आप ये वीडियोस उनके दिखा रहे हैं, पाकिस्तान आज भी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है।